Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you the remaining portion of National Policy on Education 1986 and its recommendations. Earlier to this, we have discussed several recommendations of NPE 1986, but its recommendation on higher education is so broad and comprehensive that an entire video is based on the recommendations of NPE 1986 on exclusively on higher education. ओके सो हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा, ये देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा था कि हायर एजुकेशन शुड बिकम डायनेमिक एज नेवर बिफोर, कि उच्च शिक्षा को अब बहुत गतिशील हो जाना चाहिए जैसे वो पहले कभी नहीं थी। कहने का मतलब कि इस नीति ने ये समझ लिया था कि बहुत तेजी से दशाएं बदल रही हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्पार्ट द नेसेसरी डायनेमिज्म टू द हायर एजुकेशन सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। और उसने कहा कि ये डायनेमिज्म आप कैसे पाएंगे, ये जो नेसेसरी डायनेमिज्म हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज में होना चाहिए उसको कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। जैसे कि उन्होंने बताया कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि आप इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ाइए और उनको कंसोलिडेट कीजिए। उसने कहा कि द स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन विल प्रिपेयर कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट फॉर consolidation of the existing institutions and their infrastructure, program of strengthening non-viable colleges including alternate forms of their utilization, जैसे vocationalization and diversification of courses, special programs for strengthening colleges located in rural areas, etc. उसने कहा कि जो स्टेट काउंसिल है हायर एजुकेशन का, उसको इस तरीके के प्रोग्राम बनाने चाहिए या बनाने होंगे जिसमें कि वो हर राज्य में हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट कर सके। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशन उसका कंसोलिडेशन करे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उसमें जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वोकेशनलाइजेशन इंक्लूड किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज किया जाए और कुछ नए बनाए जाए, है ना, एक्सपेंड भी किया जाए। सच स्टेट लेवल प्लान्स विल बी कंसोलिडेटेड बाय द यूजीसी एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर्ड बाई इट। और इस तरीके के जो स्टेट लेवल के प्रोग्राम होंगे वो यूजीसी के द्वारा कंसोलिडेट किए जाएं और उनकी प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर किया जाए कि कैसे काम चल रहा है। दूसरा उसने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनमस कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि 1986 में ही ये विजुअलाइज कर लिया गया था, ये विजन बन गया था कि कॉलेजेस को और डिपार्टमेंट्स को ऑटोनॉमी देनी होगी, क्योंकि जब तक आप ऑटोनमस नहीं होंगे तब तक आपको नियम कानून में बंध के चलना पड़ेगा और इनोवेशन नहीं आ सकता। द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस डज नॉट प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू डिजर्विंग कॉलेजेस टू फ्रेम करिकुला, कोर्स ऑफ स्टडीज और देयर ओन सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। क्योंकि जब हम एफिलिएटेड होते हैं जैसे किसी यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो उनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती है कि वो अपना करिकुलम बना सकें, अपना कोर्स ऑफ स्टडीज डिसाइड कर सकें या अपना इवेल्युएशन सिस्टम बना सकें। Although the UGC has been supporting this program, only 21 colleges has been conferred autonomous status so far. उन्होंने कहा कि हालांकि UGC इसको सपोर्ट करती है लेकिन अभी तक, मतलब 1986 की बात है ये, कि सिर्फ 21 कॉलेज ऐसे हैं जो ऑटोनमस हो गए हैं। It is envisaged that about 500 colleges should be developed as autonomous colleges in the 7th plan. उस वक्त ये माना गया, निर्धारित किया गया कि हम सातवीं सातवीं जो योजना बनाएंगे तब तक 500 कॉलेजेस को ऑटोनमस बना देंगे एंड द एग्जिस्टिंग एफिलिएटिंग सिस्टम माइट बी रिप्लेस्ड इन द लॉन्ग रन। और उन्होंने कहा कि आज जो एफिलिएटिंग सिस्टम चल रहा है लंबे समय के पश्चात वो भी ऑटोनमस बन जाएगा। ड्यू केयर विल बी टेकन टू इवॉल्व अ सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर ऑटोनमस कॉलेजेस। उन्होंने कहा कि जो स्वायत्त विद्यालय होंगे उनके लिए आपको एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रेमवर्क डिजाइन करना होगा। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट इज प्रपोज्ड, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई बातें कही गई। जैसे कहा गया कि टू मेक प्रोविजन इन द यूनिवर्सिटी एक्ट्स वेयर नेसेसरी, तो यूनिवर्सिटी एक्ट में जहां जरूरत हो वहां आप प्रोविजन में ऐड कीजिए, चेंज कीजिए, जिससे कि कॉलेजेस जो है वो ऑटोनमस बन सकें। और क्या करें, टू फ्रेम गाइडलाइंस एंड पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, और उनको गाइडलाइन बनाइए और उनको असिस्टेंस दीजिए, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, और उनको थोड़ी सी शैक्षणिक, प्रशासनिक और जो फाइनेंस की फ्रीडम दीजिए। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्विंग ऑन द ऑटोनमस कॉलेजेस, देयर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स एक्सेट्रा। मतलब ये उनका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे उनके टीचर्स के हितों की रक्षा करनी है, और उसके लिए आप गाइडलाइन बनाइए, उनको सहायता दीजिए और उनको एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फ्रीडम भी दीजिए।
To formulate a scheme of incentives such as special assistance to selected colleges, creation of posts of readers and professors, provision of a higher level of grant for development, etc. to colleges which become autonomous. उन्होंने कहा कि जो colleges autonomous बन जाए उनको आप इंसेंटिव दीजिए, उनको स्पेशल असिस्टेंस दीजिए, उनके यहाँ रीडर और प्रोफेसर की पोस्ट निकालिए। पहले क्या होता था, पोस्ट ऐसे चलती थी, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। अब कैसे चलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। तो ये नॉमेनक्लेचर का चेंज है केवल। तो उस वक्त रीडर्स और प्रोफेसर्स की पोस्ट कॉलेजेस में नहीं आती थी। तो कहा गया कि ऑटोनोमस अगर आप हो जाएंगे तो आपके यहाँ रीडर और प्रोफेसर की पोस्ट आएगी, आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा, आपको ज़्यादा ग्रांट मिल सकती है अगर आप ऑटोनोमस, मतलब कि ये उनको मोटिवेशन दिया जा रहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आप ऑटोनोमस बन जाइए। टू प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू कॉलेजेस इन ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज टू इनेबल देम टू डेवलप इनटू ऑटोनोमस कॉलेजेस। उन्होंने कहा कि ट्राइबल या बैकवर्ड एरिया में अगर कोई कॉलेज है जो ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में विकसित हो रहा है, तो आपको उसको स्पेशल असिस्टेंस देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टू मेक स्टैट्यूटरी प्रोविजन इफ नेसेसरी टू इनेबल ऑटोनमस कॉलेजेस टू अवॉर्ड देयर ओन डिग्रीज और टू कन्फर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस ऑन देम टू डेवलप अदर एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिफॉर्म्स, डिजाइन ऑफ कोर्सेज, रिफॉर्म्स इन टीचिंग एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। उन्होंने कहा कि आप इसमें वैधानिक परिवर्तन कीजिए अगर जरूरी है कि जो ऑटोनमस कॉलेजेस हैं वो अपनी डिग्री दे सकें, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस उनको मिल सके, उनको करिकुलम रिफॉर्म कर सकें, वो अपने कोर्सेज बना सकें, वो अपनी शैक्षणिक और मूल्यांकन प्रोसीजर में सुधार कर सकें। टू डेवलप एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिव्यू और अप्रेजल ऑफ द स्कीम ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड टू डेवलप इंटरैक्शन अमंग कॉलेजेस टू प्रमोट द स्कीम ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस। उन्होंने कहा कि आप एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट डेवलप कीजिए जिससे कि जो कॉलेजेस ऑटोनोमस बन गए हैं उनका अप्रेजल भी किया जा सके, उनका रिव्यू किया जाए थोड़े थोड़े दिनों पे कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो कॉलेजेस ऑटोनोमस बन गए हैं वो आपस में इंटरैक्शन करके जो अपनी इस स्कीम को डेवलप करें कि कैसे ऑटोनोमस कॉलेज बना जा सकता है और कैसे कैसे उसके बाद उसमें चेंजेस आएंगे। टू इनिशिएट डिटेल्ड स्टडीज टू डेवलप ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज रिलेशनशिप्स दैट कुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एफिलिएटिंग सिस्टम इन द लॉन्ग रन। उन्होंने कहा जो ये एफिलिएटिंग सिस्टम चल रहा है वो लंबे समय के पश्चात खत्म हो जाए, ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज को अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए। तो एक बार उन्होंने कहा कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, फिर उन्होंने कहा कि ऑटोनमस कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स, फिर उन्होंने कहा रीडिजाइनिंग ऑफ द कोर्सेज। उन्होंने कहा कि आपको अपने कोर्सेज अब रीडिजाइन करने होंगे क्योंकि ज़माना बदल रहा है। हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैव टू बी रीडिजाइंड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज। तब बात की जा रही थी कि हम कोर्सेज के कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, टू फैसिलिटेट मोबिलिटी अमंग कोर्सेज, कोर्सेज के बीच में बच्चे गतिशील हो सकें, कोर्सेज प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, टू अपडेट एंड मॉडर्नाइज करिकुला, टू इंटीग्रेट वर्क और प्रैक्टिकल experience and participation in creative activities with the learning processes and to facilitate reforms in the evaluation procedure। है ना कि आप अपने करिकुलम को मॉडर्नाइज करिए, अपडेट करिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जोड़िए पढ़ाई में, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बच्चों की भागीदारी, स्टूडेंट्स की भागीदारी, पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए, और आप एंड टू फैसिलिटेट रिफॉर्म्स इन दी वैल्यू, और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें सुधार को भी बढ़ावा दिया जाए। द प्रेजेंट रिजिड स्ट्रक्चर्स डू नॉट परमिट दीज रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट इज प्रपोज्ड। उन्होंने कहा जो आज का रिजिड स्ट्रक्चर है वो इन सब बातों की, इन सब सुधारों की परमिशन नहीं देता है। तो ये कैसे पाया जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि टू सिक्योर फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड फैकल्टीज इन रीडिजाइनिंग एंड रीओरिएंटिंग द कोर्सेज इन हायर एजुकेशन, कि यूनिवर्सिटीज में फुल इन्वॉल्वमेंट अपना शो करे कि कैसे कोर्सेज को रीडिजाइन किया जा सकता है। To review comprehensively the existing guidelines on restructuring courses framed by the UGC to incorporate the new concepts in the design, content and structure। उन्होंने कहा कि आपका जो कंटेंट है, जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, सब में नया कंसेप्ट लाइए। यूजीसी भी इसमें हेल्प करेगी और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कैसे आप अपने कोर्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। द फाउंडेशन कोर्स प्रपोज्ड इन द यूजीसी स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कोर्सेज विल बी एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द जनरल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन कोर्स यूजीसी ने अपना चलाया है वो जनरल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड। उन्होंने कहा क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या खास पढ़ाया जाए, तो इंडिया का कंपोजिट कल्चर पढ़ाइए जिससे कि यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे देश की, विमेन स्टडीज पढ़ाइए, है ना, विमेन्स का स्टेटस और डेवलपमेंट पढ़ाइए, ये सारी बातें की गई। और क्या किया जाए, टू रीऑर्गेनाइज द बोर्ड ऑफ स्टडीज इन द यूनिवर्सिटीज टू फैसिलिटेट रीडिजाइनिंग ऑफ कोर्सेज एंड टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स एंड इंटरफेसेस विद एम्प्लॉयमेंट। उस वक्त भी इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात हो रही है, मोबिलिटी की बात हो रही है, रीडिजाइनिंग ऑफ कोर्सेज की बात हो रही है, आपको ये समझना होगा।
टू मेक प्रोविजन फॉर एकेडमिक रिकॉग्निशन या क्रेडिट, उन्होंने कहा कि एकेडमिक रिकॉग्निशन या क्रेडिट आपको देना पड़ेगा अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स या गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं तो। To organize regional or national seminars to generate enthusiasm and commitment to the new design of courses, flexibility in the combinations, modular structure, accumulation of credits, etc. उस वक्त भी क्रेडिट के एक्यूमुलेशन की बात हो रही थी और कहा गया कि आप ऐसे रीजनल और नेशनल सेमिनार बनाइए, चलाइए, जिससे कि एंथुजियाज्म जनरेट हो और लोग अपना कमिटमेंट शो करें कि हाँ वो भी नया कोर्स बनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दी जा सकती है कॉम्बिनेशंस में, और and to link development grants to universities with the willingness and interest in reorganization of courses and commitment to involve innovation as a continuing effort. और ये कहा गया कि जो डेवलपमेंट ग्रांट है उसको यूनिवर्सिटी से जोड़ दीजिए और अपनी ये विलिंगनेस शो की जाएगी, इंटरेस्ट दिखाया जाएगा कि कैसे कोर्सेज को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स पे हायर एजुकेशन में बात की गई कि द प्रेजेंट सिस्टम डज नॉट अकॉर्ड टीचर्स ए प्रॉपर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, कि आज की जो व्यवस्था है, मतलब 1986 में ये कहा जा रहा है कि आज की जो व्यवस्था है वो टीचर्स को प्रॉपर उनका आर्थिक और सामाजिक स्टेटस नहीं देती है, ना ही उनको प्रोफेशनल और करियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, ना ही वो इनिशिएटिव ले पाते हैं इनोवेशन और क्रिएटिव वर्क के लिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं होता है उनका कंसेप्ट, टेक्निक्स एंड वैल्यू सिस्टम में, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सकें। मोटिवेशन ऑफ टीचर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर लगा हुआ है वो उसमें पूरा मोटिवेशन अपना शो करे। तो ये कहा गया कि आप क्या करें कि हम कुछ स्पेशली डिजाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाएं, जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी में, पेडागोजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एक्सेट्रा, फॉर ऑल न्यू इंट्रेंट्स, जो भी नए टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए। टू ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर कोर्सेज, और आप जो सर्विंग टीचर्स हैं, जो इन सर्विस हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स बनाया जाए। आपको पता है, हम लोग जानते हैं कि अब ये सब कंपलसरी है, हम लोग करते हैं इसको कि हर 5 साल में, कम से कम हर 5 साल में एक बार रिफ्रेशर कर ले। टू ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बाय यूजिंग द इंटरनल रिसोर्सेज, और ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला सकती है। और टीचर्स को पार्टिसिपेट किया जाए कि वो सेमिनार, सिम्पोजिया या उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन रिवीजन ऑफ पे स्किल्स, अच्छा टीचर्स की बात हो रही थी तो पे स्केल की भी बात की गई कि पे स्केल बढ़िया होना चाहिए, है ना। ये भी बात की गई कि जो करियर एडवांसमेंट है टीचर्स का विल बी लिंक्ड विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि जो आपने जैसा परफॉर्मेंस किया होगा आपकी करियर का एडवांसमेंट भी उसी तरीके से होगा। ये सारी बातें इस स्कीम ने कही। फिर रिसर्च को स्ट्रेंथन करने की बात तब भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप आउटसाइड द यूनिवर्सिटी सिस्टम, बहुत सारे उन्होंने कहा रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से अलग हैं। द प्रोसेस ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ टू डेवलप इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट क्लास रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। उन्होंने कहा जो उच्च शिक्षा की प्रक्रिया है वो, उसको चूंकि उच्च शिक्षा का रिसर्च से डायरेक्ट लेना देना है, तो हमको जो फ्रंटियर एरियाज चल रहे हैं, जैसे विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गई, ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंसेज हो गया, उनकी रिसर्च से हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। If higher education has to become relevant and solve the most difficult problems, universities must come center stage. अगर हायर एजुकेशन चाहता है कि वो रेलेवेंट रहे, वो बहुत कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान हो उसके पास, तो विश्वविद्यालयों को सेंटर स्टेज आना होगा, बीच में स्थान लेना होगा, मतलब सबसे पुख्ता स्थान लेना होगा। दे शुड ग्रैपल विद सिग्निफिकेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री एंड नेशनल एजेंसीज इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इट इज प्रपोज्ड। उन्होंने कहा कि इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस ऑफ द फंडिंग ऑफ रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जाए, है ना। फिर इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाए कि वो बहुत सारा अपना सेटअप जो है यूनिवर्सिटी सेक्टर में लगाएं। फॉर्मल टू फोस्टर फॉर्मल लिंक्स विद वेरियस रिसर्च एजेंसीज टू लिंक एजुकेशन विद रिसर्च एंड टू आइडेंटिफाई टास्क दैट कुड बी अंडरटेकन विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। यूनिवर्सिटी के संग कोलैबोरेशन करके रिसर्च कीजिए, वो टास्क आपके लिए आइडेंटिफाई कर दे। टू मॉडिफाई करिकुला एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग का मेथोडोलॉजी है और करिकुला है उसको मॉडिफाई किया जाए थ्रू एप्रोप्रिएट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड रेलेवेंस। एंड टू इंस्टीट्यूट टैलेंट, और टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कराया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, ये सब किस लिए किया जाए, ताकि जो रिसर्च है वो बेहतर हो सके, है ना। फिर उस वक्त भी एनआरएफ की बात की गई थी। भाई हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहली बार की है, लेकिन 1986 में भी बात की गई थी कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए जो कि बेटर कोऑर्डिनेशन, ओवरव्यू और क्वालिटी कंट्रोल करेगा सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में। और दिस फाउंडेशन विल फंड ऑल रिसर्च प्रोग्राम, ये जो फाउंडेशन होगा वो सारे अनुसंधान कार्यक्रमों को
फंडिंग देगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से के द्वारा फंडेड हैं, एक्सेप्ट दोज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एजेंसीज। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, सेटअप बाई पूलिंग टुगेदर एंड सब्सिक्वेंटली ऑगमेंटिंग द रिसोर्सेज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय वेरियस एजेंसीज। अ वर्किंग ग्रुप विल बी सेट अप टू फॉर्मुलेट डिटेल्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ओके, फिर कहा गया कि हम इफिशियंसी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मतलब रिसर्च में क्या कहा गया, एनआरएफ की बात की गई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई, और कहा गया कि रिसर्च को बहुत ज़रूरी है, हायर एजुकेशन का बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है, तो इस पर काम करना चाहिए। इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा गया कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दी ओवरऑल एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उन्होंने कहा कि पूरी जो फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी में चल रही है उसको कैसे सुधार सकते हैं। टू इक्विप एवरी इंडस्ट्री विद ए कंप्यूटर फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड अदर डेटा रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि हर यूनिवर्सिटी के पास एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जो मेंटेन कर सके उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को, जो कि यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे इनरोल हैं, कितने, है ना। तो इसके लिए क्या क्या कहा जाए, उन्होंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी को आप इक्विप कर दीजिए, सुसज्जित कर दीजिए विद ए कंप्यूटर। यानी कि हर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को और अदर डेटा को रिक्वायर किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए। टू स्टैब्लिश नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स ऑफ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस from all parts of the country by linking them together through a computer data network with terminals for each to enable sharing of information। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नेटवर्किंग अरेंजमेंट बनाया जाए सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जिससे कि कंप्यूटर डेटा नेटवर्क से हर यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया जाए, और टर्मिनल्स फॉर ईच टू इनेबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा बैंक्स, लाइब्रेरी, यानी कि हम आपस में क्या क्या शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डेटा बैंक शेयर कर सकते हैं, लाइब्रेरी शेयर कर सकते हैं, एंड कंप्यूटेशन रिसोर्सेज, कंसल्टेंसी एंड कंसल्टेशन एंड जनरली प्रमोशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स। और जो अनुसंधान करता है और जो शिक्षक हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनके बीच में डिस्कशन होना चाहिए, उनके बीच में हेल्दी बातचीत होनी चाहिए, है ना, उन दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। और टू इंश्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड source material essential for research, a network of regional libraries, a common serving facility will be established। उन्होंने कहा कि access to information and to ensure access to information and source material essential for research, a network of regional libraries as a common servicing facility will be established। These libraries will be equipped with modern facilities for information storage, retrieval, reprography, etc। मतलब जो यूनिवर्सिटी सिस्टम चल रहा है उसको कैसे आप और एफिशिएंट कर सकते हैं, इसकी पे बातें की गई कि जो रिसर्च के लिए मटेरियल है वो उस तक बच्चों की पहुंच हो, है ना, रीजनल लाइब्रेरीज का नेटवर्क बनाया जाए जहाँ पे कॉमन सर्विसिंग फैसिलिटी हो एंड ऑल, और जो लाइब्रेरीज है उनको मॉडर्न फैसिलिटीज से सुसज्जित किया जाए, है ना। फिर उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर कोऑर्डिनेशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। इस चीज को ये बोल्ड होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट और नेशनल लेवल्स पे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए हायर एजुकेशन को। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई इफेक्टिव मशीनरी नहीं है, लेकिन कहा गया कि एक स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाइए जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो टू हैव फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। The model provisions framework framed by the UGC setting out the composition and parts of the state councils, the major functions of the council will include। यानी कि जो गैप है कि जो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हायर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बीच में, उसके लिए आप स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाइए जिसको स्टैट्यूटरी बना दीजिए। टू हैव फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मॉडल प्रोविजंस बनाए यूनिवर्सिटी ने, और जो मेजर फंक्शंस था काउंसिल का वो क्या होगा। उन्होंने कहा कि कंसोलिडेटेड प्रोग्राम्स बनाए जाएं, स्क्रूटिनी की जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, है ना, ऑटोनमस कॉलेजेस के प्रोग्राम्स को इनकरेज किया जाए, जो वहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाए, और एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स इन सेटिंग अप न्यू इंस्टीट्यूशंस। और राज्य कर्मचारियों को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो राज्य सरकार है, उसको ये एडवाइस किया गया कि आप नए इंस्टीट्यूशंस खोलिए, है ना। तो ये सारी बातें हायर एजुकेशन पे हो रही हैं। एक्सीलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इज ए फंक्शन ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स। जो एक्सीलेंस की बात की, तो उन्होंने कहा सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम खुद से अपना मूल्यांकन करें और खुद से अपना सुधार करें।
तो कहा गया, अच्छा हाँ, यहीं पे एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नैक, ये जो एक्सीलेंस की बात हो रही है ना, यहीं पे कहा गया कि इफ ए मैकेनिज्म इज सेट अप विच विल इनकरेज सेल्फ असेसमेंट इन इंस्टीट्यूशंस, की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना अपना आकलन खुद कर सकें, और असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन बाय ए काउंसिल ऑफ विच दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉर्पोरेट मेंबर्स, द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा विल बी कॉन। तो इस तरीके की एक, आपको पता ही है कि नैक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो ये एनपी 1986 की रिकमेंडेशन के बाद ही बनाई गई है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको एक्रीडिटेशन दिया जा सके। इट विल इवॉल्व इट्स ओन क्राइटेरिया, उन्होंने कहा कि अपना क्राइटेरिया खुद इवॉल्व करेगी और मेथडोलॉजी खुद इवॉल्व करेगी एक्रीडिटेशन असेसमेंट का। इट्स मेन फंक्शंस विल बी एनालिटिक, it will not be enforcing any given norms and standards, it will analyze and evaluate institutions and their performance to facilitate self improvement। इसने कहा कि ये जो नैक होगा वो अपना क्राइटेरिया मेथडोलॉजी खुद डेवलप करेगा, और इसका मेन फंक्शन जो होगा वो कैटेलिटिक होगा, ये कोई इन्फोर्स नहीं करेगा, दबाव नहीं डालेगा कि आपको ये नॉर्म और स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, बल्कि ये एनालाइज करेगा और इवेलुएट करेगा इंस्टीट्यूशंस को और उनके प्रोग्राम्स को, और उनको फैसिलिटेट करेगा कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें। मोबिलिटी की बात की गई, कैसे गतिशीलता संभव है हायर एजुकेशन में, तो द पॉलिसी विजुअलाइजेज मेजर्स टू फैसिलिटेट इंटर रीजनल मोबिलिटी, है ना। तो मोबिलिटी की बात की गई कि कैसे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टाफ है, वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में गतिशील बन सके, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट की भी बात है, एकेडमिक रिकॉग्निशन की बात है। तो इतनी बातें हायर एजुकेशन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही कि आप उनको जो पहले से चल रहे हैं उनको कंसोलिडेट करिए और बना लीजिए, आप उनको ऑटोनमस कर दीजिए, आप उनका असेसमेंट कीजिए, नैक के द्वारा आप उनको इम्प्रूव कीजिए उनकी इफिशियंसी, है ना, कोऑर्डिनेशन हो नेशनल और स्टेट लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, और इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें जो अक्सर हम लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, यहाँ पे क्रेडिट की बात हो रही है, यहाँ इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात हो रही है, यहाँ टीचर एजुकेशन के को प्रमोट करने की, सैलरी पर्क्स के बढ़िया होने की बात हो रही है, सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचार उच्च शिक्षा पर थे 1986 में। ओके, सो अब आगे वाले आने वाले वीडियोस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बचा हुआ पोर्शन कवर कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।